आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी, रोहतक से। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के वृत्तों से संबंधित उप विषय पर चर्चा। प्यारे विद्यार्थियों, जो चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह वृत्त कहलाता है और इस वृत्त का केंद्र O बिंदु है। इस वृत्त की त्रिज्या रेडियस OA है, जहां पर O वृत्त का केंद्र बिंदु है और A कोई भी बाउंड्री पॉइंट है। यहाँ वृत्त का व्यास D AB है। A और B दो बाउंड्री पॉइंट हैं और O केंद्र बिंदु से होकर AB व्यास गुजरता है। आइए देखते हैं वृत्त का परिमाप और वृत्त की परिधि क्या होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। देखिए, A केंद्र वाला वृत्त है और C, F, D, E जो बिंदु हैं वो परिधि पर हैं। ये सरकमफ्रेंस होती है वृत्त की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, पाई बराबर है परिधि बटे व्यास, मतलब पाई परिधि और व्यास का अनुपात होती है। तो इस तरह से अगर हम वृत्त की परिधि निकालें तो वो पाई गुणा व्यास परिधि 2 पाई r के बराबर होगी। आइए देखते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई r कैसे होती है। अभी हमने देखा कि वृत्त की परिधि पाई गुणा व्यास के बराबर होती है और व्यास रेडियस का 2 गुना होता है। तो इस तरह से व्यास 2r के बराबर हुआ, तो पाई गुणा 2r 2 पाई r वृत्त की परिधि। सबसे पहले भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का सन्निकट मान दिया था। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पाई बराबर है 62,832 बटे 20,000, जो कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया था और जिसका मान 3.1416 के बराबर है, जो कि पाई के आज वर्तमान के प्रचलित मान 22/7 या 3.14 के बिल्कुल बराबर है, उपयुक्त है। ठीक इसी प्रकार भारतीय महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की सर्वसम्मिका का प्रयोग करके गणितज्ञ पाई का मान लाखों स्थान तक परिकलित करने में समर्थ हो सके हैं। यह हम भारतीयों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.1। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो आइए करते हैं इसका हल।
देखिए हमें क्या दिया गया है। पहले वृत्त की त्रिज्या देखते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है? 19 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त का परिमाप या परिधि भी आप बोल सकते हैं, क्या होगी? जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है परिमाप निकालने का? 2πr। r यहाँ पर क्या है? रेडियस है। तो 2π और रेडियस क्या है हमारे पास? 19। तो परिधि या परिमाप कितना आया यहाँ पर? यह आ गया 38 पाई सेंटीमीटर। ये पहले वृत्त की त्रिज्या से आया परिमाप है। अब इसी तरह से दूसरे वृत्त की त्रिज्या देखते हैं हम। दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है? 9 सेंटीमीटर दी गई है। इसी तरह से दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगी या परिमाप क्या होगा? देखिए वही फार्मूला क्या है हमारे पास? 2πr और 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है? 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास 18 पाई सेंटीमीटर परिमाप आया। तो दोनों परिमाप क्या है? एक 38 पाई सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है? 18 पाई सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, आप पाई से कंफ्यूज मत होना कि पाई का मान हम क्यों नहीं रख रहे हैं। पाई का मान यहाँ पर इसलिए नहीं रख रहे हैं ताकि हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और लास्ट में जब पाई की मान की जरूरत पड़े तो वहीं रख देंगे इसका पाई का मान। अब देखिए हमें क्या करना है और क्या दिया गया है। जैसा कि हमने अब तक निकाल लिया कि पहले वृत्त की परिधि निकाल ली और दूसरे वृत्त की परिधि भी हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो दो वृत्त पहला और दूसरा वृत्त है उन दोनों की परिधि का जोड़ तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। तो पहले वृत्त की परिधि क्या है? 38 पाई सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की परिधि क्या है? 18 पाई सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें क्या प्रश्न क्या सूचित कर रहा है कि 38 पाई जमा 18 पाई और किसके बराबर है? ये देखिए यह है 56 पाई सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझिए कि पहले वृत्त की परिधि जो हमें दी गई है या जो हमने निकाल ली, दूसरे वृत्त की परिधि जो हमने निकाल ली और तीसरे वृत्त की जो परिधि है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर है, सम के बराबर है। और वो जोड़ने के बाद क्या आई हमारे पास? 56 पाई सेंटीमीटर। तो ये तीसरे वृत्त की परिधि है। अब हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या को। अब हमारे पास क्या आया? बड़े वृत्त की या तीसरे वृत्त की, तीसरे या बड़े वृत्त की परिधि क्या आई हमारे पास? 56 पाई सेंटीमीटर। और ठीक इसी तरह से हमें क्या निकालना है? तीसरे वृत्त की या बड़े वृत्त की ही हमें क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकालनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए परिधि का क्या फार्मूला है? होता है 2πr और परिधि बड़े वृत्त की क्या दी गई है? 56 पाई। अब यहां से इसीलिए हमने पाई का मान नहीं रखा था। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम पाई से पाई कैंसिल करेंगे, हमें रेडियस r निकालनी है। तो क्या आ जाएगा? 56 पाई बटे 2 पाई, क्योंकि 2 भी गुणा में है और 56 पाई भी गुणा में है। तो दोनों क्या कहाँ चले जाएंगे? दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए पाई से पाई कैंसिल और ये कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या आई हमारे पास? बड़े
वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। आइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 12.1 दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका अक्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के अक्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब दो वृत्त हैं जिनका अक्षेत्रफल हमें जोड़ना है और वो तीसरे वृत्त के अक्षेत्रफल के बराबर होगा और फिर उस नए तीसरे वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है। आइए हल करते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमें पहले वृत्त की त्रिज्या दी गई है। अब पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हम एज इट इज रखते हैं पहले क्वेश्चन की तरह और आर हमारे पास क्या है 8। तो 8 गुना 8 तो क्या आ जाएगा यहां से क्षेत्रफल आ जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है देखिए। दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरे वृत्त का अक्षेत्रफल निकालना है। वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई को एज इट इज रखिए। आर क्या है हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर तो पाई 6 गुना 6। तो यहां पर अक्षेत्रफल कितना आया दूसरे वृत्त का। दूसरे वृत्त का आया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया था 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वृत्त का क्या आया है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए प्रश्न क्या कहता है। अब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा देखिए। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त का क्षेत्रफल जमा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। यह हमें दिया गया है। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा 64 पाई जमा 36 पाई और ये क्या हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आया हमारे पास। देखिए ये 64 पाई हमने निकाला, ये 36 पाई निकाला और इस तरह से दोनों को जोड़ने के बाद 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर मैं फिर वही बता रहा हूं आपको जो पहले बता चुका हूं कि पाई हमने इसलिए रख लिया था ताकि बार बार ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और हम लास्ट तक पाई को ले जाएंगे और वहां पर ये कटेगी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या करेंगे इसका मान रख देंगे। अब देखिए हम वृत्त का हमारे पास तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल यह आया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हम रखते हैं और मान लेते हैं कि माना तीसरे
वृत्त की त्रिज्या जो कि हमें निकालनी है, हम उसको r मान लेते हैं। तो अक्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? अक्षेत्रफल आएगा पाई r स्क्वायर, और ये आया क्या है, निकला हमारे पास है अवेलेबल, तो क्या आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया हुआ है हमारा। तो इसको दोनों अक्षेत्रफल जो हैं वो हमने बराबर रख दिए, और यहाँ से r की वैल्यू हम निकालेंगे। तो r स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 100 पाई, और पाई जब यहाँ गुणा में है तो नीचे चली जाएगी, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगा 100, और 100 किसके बराबर होता है? 10 गुणा 10। तो r स्क्वायर, जब r स्क्वायर का मान क्या होता है? r गुणा r, और ये किसके बराबर आ गया? 10 गुणा 10 के। तो यहाँ से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमने निकाली, तो क्या आई हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम अपना दूसरा क्वेश्चन 12.1 का कंप्लीट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये आपके सामने खेत है, ये वृत्ताकार खेत है। जुताई कहाँ पर होगी? इस अक्षेत्रफल पर। जुताई कहाँ होगी? अक्षेत्रफल पर। और बाड़ कहाँ लगेगी? परिधि पर, परिमाप पर। यहाँ बाड़ लगेगी और जुताई यहाँ होगी। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ताकि हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकें। तो आइए देखते हैं कि पहले त्रिज्या कैसे निकलेगी, और त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? परिमाप चाहिए। तो परिमाप कहाँ से आएगा? जो बाड़ लगाने का व्यय दे रखा है, इससे हम जो बाड़ लगाने का व्यय दे रखा है, इन दोनों से हम परिमाप निकालेंगे इस वृत्ताकार खेत का। 24 रुपये बाड़ लगाने का खर्च, एक मीटर पर बाड़ लगाने का खर्च कितना है? 24 रुपये। 1 रुपया अगर हम लगाएं खर्चे, तो बाड़ कितने मीटर पर लगेगी? देखिए 1/24 मीटर पर। और हमने कुल खर्च कितने किए हैं? 5,280 रुपये। तो अगर हम 5,280 रुपये खर्च करते हैं, तो बाड़ लगाने का खर्च 5,280 रुपये है। तो 1 मीटर, जैसे 24 के लिए तो 1 मीटर, 24 रुपये अगर लगाते हैं तो 1 मीटर पर बाड़ लग जाती है। 1 रुपया अगर लगाएंगे तो 1/24 मीटर पर बाड़ लगेगी। और अगर हम 5,280 रुपये लगाते हैं तो ज्यादा पर लगेगी, और 5,280/24 मीटर। अब यहां से हमारे पास क्या आया? यह आ जाएगा भाग देने के बाद 220 मीटर। ये हमारे पास क्या आया? वृत्ताकार क्षेत्र की या वृत्ताकार खेत की परिधि कितनी आई? 220 मीटर। अब हम मान लेते हैं कि वृत्ताकार खेत की त्रिज्या
आर मीटर है, तो माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि आर मीटर है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, खेत की परिधि या परिमाप दिया गया है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 220, और यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आर क्या आ जाएगा, 220 बाय 2 पाई, पाई ये गुणा में है दोनों, 2 भी और पाई भी, तो नीचे चले जाएंगे। तो इस तरह से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और पाई हमने क्या लेनी है, 22/7। ये देखिए पाई हमें पहले ही क्या दी गई है, 22/7 दी गई है। तो पाई 22/7 लेंगे तो पाई नीचे है तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 35 मीटर। ये आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें वृत्ताकार खेत का अक्षेत्रफल निकालना है। ये हमारे पास क्या आई है, खेत की त्रिज्या। अब हमें क्या निकालना है, वृत्ताकार खेत का अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल हमें निकालना है। अक्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, और पाई हमारे पास क्या है, पाई है 22/7, आर क्या है हमारे पास 35 मीटर, तो गुणा में 35 और ये भी गुणा में 35। ये देखिए ये 7 से भाग हो जाएगा और यह आ जाएगा अक्षेत्रफल। इन दोनों की गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा। अब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल आया 3850 मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर भी आप कह सकते हैं। ये हमारे पास इस खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि इसकी जुताई करने में जो खर्च आया। अब जुताई करने में जो खर्च दे रखा है, ये देखिए कि इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो ये खर्च है, जुताई करने का खर्च है। तो आइए इसके हिसाब से अब जुताई करने का वे निकालते हैं। 1 वर्ग मीटर पर जुताई करने का खर्च या जुताई कराने का खर्च वो है 0.50। आप इस 0 को लगाएं या मत लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0.5 रुपए है। अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, कुल जो एरिया है वो है 3850 मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से 3850 वर्ग मीटर पर जुताई करने का खर्च कितना होगा, ज्यादा होगा। और उसके लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 38,550 गुणा में 0.5, और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल व्यय क्या आएगा 1925 रुपए 1925। तो इस तरह से हम कुल व्यय निकालेंगे और इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ये 1925 रुपए कुल व्यय है पूरे खेत की, वृत्ताकार खेत की जुताई करने का।
आइए करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का फोर्थ क्वेश्चन। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। दोबारा से देखिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कैसा होता है कार का पहिया? वृत्ताकार। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर पर हावर का क्या मतलब है? प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है? आइए इस क्वेश्चन के हल पर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले क्या दिया गया है? प्रत्येक पहिए का व्यास दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे? कार के प्रत्येक पहिए का व्यास बराबर है 80 सेंटीमीटर। जो दिया गया है वो हमने लिखा। अब हम क्या निकालना चाहिए? हमें त्रिज्या निकालनी चाहिए। तो कार के प्रत्येक पहिए की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना है कि इस पहिए ने एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एक कार का पहिया है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अब ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कब लगाएगा? जब इसकी किसके बराबर लगाएगा? अपनी परिधि के बराबर। तो हमें अब इसका क्या निकालना है? इस पहिए की परिधि निकालनी है। तो देखिए, एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी या वृत्ताकार पहिए की परिधि। तो परिधि के लिए क्या फार्मूला है? 2 πr, और r क्या है यहाँ पर? त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? 2 × पाई 22/7, और r क्या है हमारे पास? 40 है। तो इस तरह से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास। क्या आ गई? परिधि। उस पहिए की परिधि हमने निकाल ली 1760/7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास परिधि आ गई उस पहिए की, या कह सकते हैं हम कि एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी। अब हमें और क्या दिया गया है? हमें दी गई है चाल, गाड़ी की चाल या कार की चाल दी गई है। हमें क्या दी गई है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें गाड़ी की चाल दी गई है। मतलब हमें क्या निकालना है? ध्यान से देखिए, और हमें क्या निकालना है? 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो ये 1 घंटे में है, मतलब 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी 60 मिनट में कितनी दूरी तय की गई है? 66 किलोमीटर। ये हमें दी गई है।
अब 1 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी 1 मिनट में कितनी हो जाएगी? 66/60। अब 10 मिनट में कह रहा है, 10 मिनट में निकालने के लिए, तो 10 मिनट के लिए निकालिए 66/60 और गुणा में 10। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? 11 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास? 11 किलोमीटर आएगा। 11 किलोमीटर क्या है? ये 10 मिनट का जो उसने समय दिया है, 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, वो क्या है? 11 किलोमीटर। अब हमें निकालना क्या है वो सोचिए फिर से कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम कुल दूरी को और पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग दे देते हैं तो हमारे पास चक्करों की संख्या आ जाएगी। देखिए कैसे। अब हमारे पास कुल दूरी है 11 किलोमीटर, और 11 किलोमीटर के अगर हम मीटर बनाते हैं तो क्या कितने बन जाएंगे? 11,000 मीटर बन जाएंगे। और इसके सेंटीमीटर बनाते हैं तो कितने बनेंगे? 11 लाख सेंटीमीटर बन जाएंगे। हम इसके सेंटीमीटर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने जो परिधि निकाली थी वो किसमें है? सेंटीमीटर में है। जो एक चक्कर पूरा करने में दूरी तय हुई थी वो क्या है? सेंटीमीटर में है। इसलिए हमने कुल दूरी के भी क्या बनाए? सेंटीमीटर बनाए। अब ध्यान से देखिए कि एक चक्कर पूरा कब होता है? 1760/7 सेंटीमीटर दूरी तय करने में लगता है। कितने चक्कर लगता है? एक चक्कर लगता है। 760/7 दूरी तय करने में एक चक्कर लगता है। अब ध्यान से देखिए, 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे? तो देखिए 7/1760 गुणा 1, ये पलट जाएगा। नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। अब देखिए हमारे पास कुल दूरी कितनी है? ध्यान से समझिए, कुल दूरी हमारे पास कितनी है? अगर हम सेंटीमीटर में कुल दूरी को देखें तो हमारे पास 11 लाख सेंटीमीटर है कुल दूरी। तो 11 लाख सेंटीमीटर जो दूरी है उसको तय करने में कितने चक्कर लगेंगे? तो 7/1760 गुणा में 11 लाख। इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये चक्रों की संख्या आ जाएगी 4375 चक्कर। और ये कितने मिनट में लगाए गए हैं? ये 10 मिनट में लगाए गए हैं, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया था? 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी निकाली थी। तो ये 10 मिनट के चक्कर हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 10 मिनट में कार के पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, तो कितनी संख्या है? 4375 चक्कर। तो इस तरह से आप 4th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे 12.1 का। आइए 12.1 के 5वें क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी या त्रिज्या होगी? देखिए
इसका हल करते हैं, हल पर चर्चा करते हैं। कोई भी वृत्त है उसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर कैसे होगा? हम दोनों का परिमाप वृत्त का परिमाप और हम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर रखते हैं। दोनों को बराबर रखने से देखिए, ये 2 पाई आर वृत्त का परिमाप और पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल। पाई दोनों ओर से कैंसिल हो जाती है। यहां से क्या आता है हमारे पास कि आर स्क्वायर बराबर है वो 2r के बराबर होगा। और जब हम इसको भी इधर लेकर आते हैं तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 0। यहां से भी हम r बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, तो इनमें से कम एक तो 0 होगा ही। यहां से यदि r बराबर है 0 होता है तो r 0 हो ही गया, और अगर r माइनस 2 0 के बराबर होता है तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इस तरह से यहाँ r की वैल्यू 2 आएंगी कि या तो रेडियस जो है, रेडियस r रेडियस है ना यहाँ पर, या तो रेडियस 0 के बराबर होगी, 0 के बराबर हो नहीं सकती तो वृत्त ही नहीं होगा वो तो एक तरह से पॉइंट हो गया। जब रेडियस 0 के बराबर हो जाती है तो ये बनेगा इस तरह से, एक पॉइंट ही होगा, और वो भी मतलब नेग्लेक्ट होगा, उसमें भी कहीं कुछ न कुछ होगी, तो रेडियस 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2 के बराबर। तो इस तरह से पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेडियस जो है वो 2 यूनिट आएगी। रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो जब दोनों परिमाप और क्षेत्रफल बराबर होंगे तो रेडियस जो है वो 2 यूनिट के इक्वल आएगी। ओके, थैंक यू। आशा करता हूं कि जिस विषय पर, जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आप उनको प्रयोग करके अच्छी तरह से क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।